हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वीडियो के रिस्पांस तो अच्छे आ रहे हैं। जो 125 नंबर वाली सीरीज चल रही थी, बाकी आप लोग इसको भी फॉलो करिए। 10 प्रश्न जो रोज़ आपको मिलते हैं, शाम 7 बजे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ मैं, और जुड़े रहिए चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोटी ढलवा दीवारें किस काल की प्रमुख विशेषता हैं। मोटी और ढलवा दीवारें किस काल की प्रमुख विशेषता है। खिजली की, तुगलक की, लोदी की या सैयद की। तो आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। मोटी ढलवा दीवारें किस काल की विशेषता है, तो तुगलक काल सही हो जाएगा। पिछली वीडियो में आप सबने कहा कि आंसर हाइड कर दीजिए, और कितने लोगों ने ये भी बोला कि नहीं आंसर शो करना चाहिए। तो आज की वीडियो, अब आपको वीडियो में आंसर हाइड मिलेगा। तो इसका आंसर मोटी, आज मैंने कर भी दिया हाइड। मोटी ढलवा दीवारें किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो तुगलक काल की विशेषता है मोटी और ढलवा दीवारें। अगला प्रश्न है, आप सबके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों की श्रृंखला किसने चित्रित की थी। अरूप दास ने, भाऊ सामर्थ ने, बीरेन डे या के माधव मेनन ने। तो आप सब बताते रहिएगा, लिखते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आप डेली 10 प्रश्न में करवाती हूँ, उसमें से भी आपके धीरे धीरे, अगर आप तैयारी की शुरुआत में हैं तो धीरे धीरे भी आपके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, बहुत मदद करेगी परीक्षा के लिए। तो इसको ज़रूर देखा करिए। हर रोज़ कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस सीरीज को रोज़ देखा करिए। तो प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों की श्रृंखला किसने चित्रित की है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहा करिए। जब वीडियो देखते हैं आप लोग, तो इससे ध्यान रहेगा कि आपने क्या क्या किया। अगर आपका गलत हो जाएगा, और अब हम आंसर भी हाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कहा था इसलिए आंसर भी हम हाइड कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा, मतलब कुल हमको लगता है 61 या 65 प्रश्नों का आंसर दिया था किसी ने, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आंसर बता दीजिए, आप लोगों ने कर दिया होगा कमेंट। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों की श्रृंखला किसने चित्रित की थी, प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा वीरेन डे। वीरेन डे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वीरेन डे जो हैं, इनका जन्म 1926 में हुआ था बांग्लादेश में, फरीदपुर में हुआ था, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। और बांग्लादेश में जन्म हुआ था, तो इन्होंने शिक्षा जो ली थी वीरेन डे ने शिक्षा ली थी कलकत्ता से इन्होंने शिक्षा ली थी वीरेन डे ने। और इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी काम किया। अगर बात करें इनको कुछ पुरस्कार मिले थे, क्या हुआ था, तो इनको पुरस्कार मिला था 1992 में इनको मिला था पद्मश्री। एक मिनट, तो वीरेन डे की बात चल रही थी। वीरेन डे को 1992 में 1992 में पद्मश्री मिला था। इनके बारे में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि वीरेन डे जो थे वो तांत्रिक कलाकार थे। आप लोग पढ़ते होंगे तांत्रिक कलाकार कौन कौन थे। वीरेन डे जो थे वो तांत्रिक कलाकार थे, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जी.आर. संतोष को तांत्रिक कलाकार पढ़ते हैं, उसी तरीके से इनको भी तांत्रिक कलाकार पढ़ते हैं। इनके जो चित्र थे, ये जो चित्र बनाते थे, ज़्यादातर उसमें जैसे कि जनवरी, अगस्त महीनों के नाम रहते थे। इनके चित्र अपना जो नाम रखते थे ज़्यादातर
ऐसे श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में भी प्रश्न भी पूछा गया है, तो इनकी ऐसे श्रृंखला थी। जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीनों के नाम से श्रृंखला इन्होंने कैनवास पर तैल रंग में बनाई थी। इनका पीली रोशनी है, संगीतज्ञ है, प्रकाश का आवरण भी इनके चित्र हैं वीरेन डे के। तो वीरेन डे के ऊपर, वीरेन डे किससे प्रभावित थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे वीरेन डे की बात हो रही थी। वीरेन डे किससे प्रभावित थे? तो वीरेन डे जो थे वो प्रभावित थे तांत्रिक, क्योंकि तांत्रिक कलाकार थे, तो तांत्रिक और अमूर्त रूपों से ये प्रभावित थे। वीरेन डे जो थे तांत्रिक और अमूर्त रूप से प्रभावित थे, ये ध्यान रख लीजिएगा वीरेन डे के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये वेस्टर्न से प्रश्न है, पाश्चात्य कला से। नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? जॉर्ज सोरा, पॉल सेजा, वॉन गॉग या माने? तो बताइएगा नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? लोग आंसर दीजिएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पॉज ले रहे हैं ताकि आप लोग आंसर दे सकें। तो नौ प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? जॉर्ज सोरा, पॉल सेजा, वॉन गॉग या माने? नौ प्रभाववाद के प्रणेता हो जाएंगे जॉर्ज सोरा। बात आती है नौ प्रभाववाद की। नौ प्रभाववाद को बिंदुवाद या पॉइंटिज्म भी कहते हैं। पॉइंटिज्म या बिंदुवाद भी कहते हैं नौ प्रभाववाद को। और इसके जो जनक थे वो जॉर्ज सोरा थे। नौ प्रभाववाद की विशेषता जो रहती है उसमें नौ प्रभाववाद की ये इम्पोर्टेंट, नौ प्रभाववाद में एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें विभिन्न रंगों के रंग बिरंगे बिंदुओं के मध्य श्वेत अथवा सफ़ेद रंग के बिंदुओं का प्रयोग था यहाँ पे। और इसको ऑप्टिकल मिक्सचर भी कहा जाता है। इसका जो नामकरण किया था फेली फेनियो ने किया था, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि नौ प्रभाववाद का नामकरण किसने किया था? तो फेली फेनियो ने किया था। नौ प्रभाववादी जो चित्रकार हैं जॉर्ज सोरा, इनका चित्र भी बहुत पूछा जाता है। स्नान स्थल दिख रहा होगा आपको, स्नान स्थल याद रख लीजिएगा। जॉर्ज सोरा की पेंटिंग है। द बाथर्स नाम से भी ये पेंटिंग पूछी जाती है और ऑयल ऑन कैनवास में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आप सबके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 4 आज की सीरीज का। डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? के हैबर ने, विकास भट्टाचार्य ने, ए रामचंद्रन ने, इनका नाम है ए रामचंद्रन, और या एन एस बेंद्रे ने। बताइएगा कि डाल शीर्षक या इनका गुड़िया श्रृंखला करके भी पूछा जाता है, किसका है? बताइएगा आप लोग आंसर। डाल शीर्षक वाली श्रृंखला चित्रों का निर्माण किसने किया था? डाल शीर्षक जो कि विकास भट्टाचार्य का चित्र है, ये विकास भट्टाचार्य का हो जाएगा। डाल शीर्षक गुड़िया नाम से भी पूछी जाती है, पिछले साल ये क्वेश्चन भी आया था 2021 के पेपर में। बात कर लेते हैं थोड़ी विकास भट्टाचार्य की। 1940 इनका जन्म हुआ था। 1940 में मृत्यु हुई थी इनकी 2006 में, ध्यान रखिएगा। 1940 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 2006 में। कहाँ हुआ था जन्म इनका? कोलकाता में हुआ था। विकास भट्टाचार्य का जन्म हुआ था कोलकाता में, तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था विकास भट्टाचार्य का। और इनको पद्मश्री, एक याद रखिएगा, पद्मश्री जो इनको मिला था, कब मिला था? 1988 में एक पुरस्कार, ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में। पद्मश्री 1988 में इनको मिला था, जन्म हुआ था इनका कोलकाता में। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे तो आया था वीरेन डे के बारे में प्रश्न। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर जो चित्र बनाते हैं तो वो तांत्रिक कलाकार थे। उसी तरह से इनको भी याद रख सकते हैं, विकास भट्टाचार्य के बारे में याद रख सकते हैं। फोटो यथार्थवाद से प्रभावित थे और इनके जो चित्रों में फोटो यथार्थवाद का इन्होंने प्रयोग किया है। अब फोटोग्राफिक यथार्थवाद का प्रयोग किया है अपने चित्रों में। इनके चित्र अगर देखेंगे तो गुड़िया श्रृंखला के बारे में तो प्रश्न ही पूछा गया है।
फिर इनकी जो है ट्यूबवेल का उद्घाटन इम्पॉर्टेंट है, और इनके चित्र ऑन लुकर भी इम्पॉर्टेंट है। अननोन ब्राइड मदर चाइल्ड एट ब्रेल्स इनका इम्पॉर्टेंट है। डाल सीरीज, गुड़िया सीरीज, ये तो इसमें पूछा ही गया है, इसी को गुड़िया सीरीज भी कहते हैं। हाँ, इनकी एक दुर्गा सीरीज भी है, दुर्गा सीरीज भी है, इनकी इवनिंग क्लास भी है। कई सारे इनके चित्र हैं, इनके चित्र याद रखिएगा पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इनके चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो फोटोग्राफिक यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। और हाँ, इनके ये किससे प्रभावित थे? तो ये अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। याद रख लीजिएगा, विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। इससे प्रभावित थे विकास भट्टाचार्य, अति यथार्थवाद से ये प्रभावित थे। कौन? तो विकास भट्टाचार्य, जिनकी डाल सीरीज है। हाँ, तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। गेट ऑफ अमाल्थिया किसका मूर्ति शिल्प है? रोंदा का, बर्नीनी का, माइकलएंजेलो का या ब्रांकुसी का? आंसर करिएगा किसका है गेट ऑफ अमाल्थिया? रोंदा का है, बर्नीनी का है, माइकलएंजेलो का है, ब्रांकुसी का है? तो गेट ऑफ अमाल्थिया जो है बर्नीनी का है। अब आप ये बताइए कि बर्नीनी किस बात का, कब हम लोग बर्नीनी को पढ़ते हैं, किस काल में? तो बर्नीनी को हम लोग पढ़ते हैं बरोक में। बरोक के हैं, बरोक में हम लोग ज़्यादातर चित्रकार को पढ़ते हैं, लेकिन ये मूर्तिकार थे। जॉन लोरेंजो बर्नीनी नाम था इनका पूरा। 1598 में इनका जन्म हुआ था, 1598 में जन्म हुआ था इनका। बर्नीनी का बरोक के कलाकार हैं, चित्रकार और मूर्तिकार रहे हैं, और इनकी आकृतियों में विशेषता दिखाई पड़ती थी। इनकी आकृतियों में मूर्तियां जो थी दर्शक की ओर आती हुई भ्रम पैदा करती थी, दर्शक की ओर आती हुई भ्रम पैदा करती थी मूर्तियां। इनकी गेट ऑफ अमाल्थिया इम्पोर्टेंट, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा इनकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डेविड भी इन्होंने बनाई थी। द सेंट टेरेसा एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा इनका वर्क है। अपोलो एंड डेफने इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो ये कुछ वर्क है बर्नीनी के। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली की मूर्ति जो है किस कलाकार ने स्मरणीय सभी बनाई है? बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली की किस कलाकार ने स्मरणीय सभी बनाई है? मतलब जो याद रखने योग्य है, ऐसी सभी किस कलाकार ने बनाई है? सर्वरी राय चौधरी ने, एम धर्मानी ने, हीरा मुखर्जी ने या मृणालिनी मुखर्जी ने? बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली किसका मूर्ति शिल्प है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका सर्वरी राय चौधरी का मूर्ति शिल्प है, बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्वरी राय चौधरी की। तो 1935 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी हम लोगों ने विकास भट्टाचार्य को पढ़ा, 2006 में उनका डेथ हुआ था, और इनको पढ़ा सर्वरी राय चौधरी को, इनकी हुई थी 2012 में और 1933 में जन्म हुआ था। बंगाल के भी थे, पूर्वी बंगाल के थे सर्वरी राय चौधरी, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कभी अगर इनके गुरु पूछे जाएं कि सर्वरी राय चौधरी के गुरु कौन है, तो इनके गुरु प्रदोष दास गुप्ता और शंको चौधरी इनके गुरु हैं। सर्वरी राय चौधरी के गुरु हैं प्रदोष दास गुप्ता और शंको चौधरी। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्टिव बनाई है। तो अगर आपको थोड़ा सा ये जो तथ्यों के साथ और थोड़े पॉइंट हम नोट करते चले जा रहे हैं, हम बताते चले जा रहे हैं, वैसा आप लोगों को ज़्यादा मदद मिल रही है या फिर 1 बाय 1 आंसर देते चले जाओ, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे की जो वीडियो है इसको और 10 प्रश्न से और भी 10 क्वेश्चन से क्या और बढ़ाना चाहिए, 30 क्वेश्चन तक का करना चाहिए, इस तरह के आप बताइएगा, तो उससे हमको थोड़ी मदद मिल सकेगी कि क्या आप लोगों को ज़्यादा लाभदायक हो रहा है क्या करने से।
तो अपने हिसाब से तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग बता देंगे तो थोड़ा सा आप लोग के हिसाब से भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो को देखें और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आज की वीडियो में क्या अंतर था, क्या ये सही था जो मैंने आज अलग करने की कोशिश की। बाकी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 7 है आज की जो हमारी सीरीज है बस 10 सीरीज का। किस कलाकार ने राम किंकर बैच की संथाल फैमिली को कांसे में ढाला था? सर्वरी राय चौधरी ने, मीरा मुखर्जी ने, राम सुतार ने या एम धर्मानी ने? बताइएगा आंसर इसका क्या होगा प्रश्न संख्या 7 का। किस कलाकार ने राम किंकर बैच की संथाल फैमिली को कांसे में ढाला? तो इसका आंसर हो जाएगा राम सुतार। राम सुतार का जन्म हुआ था 1925 में, 1925 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है राम वन जी सुतार। इनका पूरा नाम है राम वन जी सुतार, याद रखिएगा, क्योंकि पूरे नाम जो है आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। राम वन जी सुतार का जो एक बहुत ही, उनका अगर पूछा जाए कि वो किस रूप में प्रसिद्ध है, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और शिक्षा इन्होंने ली थी जे से इन्होंने शिक्षा ली थी। और इनके जो शिक्षक थे रामकृष्ण जोशी, याद रखिएगा, राम कृष्ण जोशी नाम था इनके गुरु का, रामकृष्ण जोशी। और जे से इन्होंने शिक्षा ली थी। शिक्षा पूछा जाए, शिक्षा के बारे में पूछा जाए, शिक्षा इन्होंने जे से ली थी। और इनके बारे में 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा पूछी जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो वो इन्हीं की है। इन्होंने ये बनाई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके मूर्तिकार रामजी सुतार है। और पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनके पुरस्कार भी याद रखिएगा। पद्मश्री इनको मिला था 1999 में, पद्मश्री 1999 में। और पद्म भूषण की बात की जाए तो इनको मिला था 2016 में। और इनके बारे में एक जो और इम्पोर्टेंट बहुत ही पॉइंट है कि इनके ज़्यादातर मूर्ति शिल्पों का जो मुख्य विषय देखा गया है वो महात्मा गांधी को इन्होंने रखा था। तो इनके बारे में भी जानकारी पर्याप्त है। इतना चीज़ अगर आपको याद रहता है तो परीक्षा में इनसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा जरूर आपको उसका आंसर, आपका जरूर वो आपको आंसर पता होगा, इतने पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो। देख लेते हैं अगला प्रश्न, आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, ताजी भित्ति पर चित्रण करने की विधि कहलाती है? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो, टेम्परा या जल रंग? तो जब ताजी भित्ति पर चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है, आंसर करिएगा आप लोग। कहलाती है फ्रेस्को ब्यूनो कहलाती है। ताजी भित्ति फ्रेस्को ब्यूनो। तो आज का 9वां प्रश्न है, मानव मुखी पंखदार बैल की मूर्ति कहाँ से मिली है? बेबीलोन से, सुमेर से, असीरिया से या मेसोपोटामिया से? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट करते रहिएगा किसका क्या आंसर है। मानव मुखी पंखदार बैल की मूर्ति कहाँ से मिली है? बेबीलोन से, सुमेर से, असीरिया से या मेसोपोटामिया से? तो मानव मुखी बैल की आकृति जो मिली है वो असीरिया से मिली है, असीरिया से मिली है। और असीरिया की सभ्यता बर्बरता के लिए जानी जाती है और पशु चित्रण के लिए जानी जाती है। एक आप लोग और पढ़े होंगे, लामाशु, लामाशु जो होता है, कहते हैं पंख धारण किया हुआ बैल, वही जो मानव मुखी पंख धारण किया बैल की मूर्ति असीरिया से मिली है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है पंख धारण किया हुआ बैल लामाशु क्या होता है, तो पंख धारण किया हुआ बैल होता है। एक यहाँ से जो इम्पोर्टेंट और होता है घायल शेरनी, एक मिनट, तो घायल शेरनी का जो जो मूर्तिशिल्प प्राप्त होता है ये असीरिया से प्राप्त होता है। और ये रिलीफ मूर्ति है, रिलीफ है, याद रखिएगा,
रिलीफ है और इस पर असीरियन प्रभाव बहुत दिखाई पड़ता है। और कभी इसका संग्रह पूछा जाए, एक बार इसका संग्रह पूछा भी जा चुका है। तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? घायल शेरनी कहाँ से संबंधित है? असीरिया से संबंधित है, असीरिया की सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाए असीरिया की सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? बर्बरता के लिए, पशु चित्रण के लिए, याद रखिएगा। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, फ्लोरेंस के कलाकार किस कार्य में निपुण थे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्लोरेंस के कलाकार किस कार्य में निपुण थे? रंगांकन में, रेखांकन में, छाया प्रकाश या ए बी दोनों में? तो फ्लोरेंस के कलाकार बताइएगा किस कार्य में निपुण थे? फ्लोरेंस के जो कलाकार थे वो निपुण थे रेखांकन में। जब हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण, वहाँ पे बात आती है कि प्रमुख केंद्रों की जब बात आती है तो इटली के जो आपने प्रमुख केंद्र पढ़े होंगे 5, ठीक, 5 केंद्र आपने पढ़े होंगे इटली के। उसमें से फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, नेपल्स, पेपल्स ये पढ़ा होगा आपने। उसमें से जो फ्लोरेंस था वो अगुआ कलाकार, वहाँ पे ज़्यादातर जो कलाकार थे अगुआ कलाकारों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मचस्सियो, विंची वगैरह। तो यहाँ के जो चित्रकार थे रेखांकन को महत्व देते थे और वैज्ञानिक ढंग को भी महत्व देते थे अपने चित्रों में। तो ये बात थी इम्पोर्टेंट, रेखांकन को महत्व देते थे, वैज्ञानिक ढंग को महत्व देते थे। कहाँ के कलाकार? तो फ्लोरेंस के कलाकार। फ्लोरेंस हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण में। तो ये थे बस 10 सीरीज के 10 प्रश्न। आज के प्रश्न तथ्यात्मक थे, थोड़े से तथ्यों को भी आपको बताया गया। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको, और क्या अगली वीडियो में इस तरह का जो थोड़ा सा और टॉपिक को थोड़ा सा 2-4 पॉइंट जो टॉपिक के पूछे जाते हैं वैसे करना चाहिए, या फिर थोड़े प्रश्न बढ़ाने चाहिए, 10 प्रश्नों की जगह 30 प्रश्नों को लाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।